हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ ज्योग्राफी विषय के पीवाईक्यू पर चर्चा कर रहे हैं, यानी भूगोल विषय में यूजीसी नेट की पिछले एग्जाम्स में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों को पूछने की प्रवृत्ति क्या रही है, इन्हें कैसे फ्रेम किया गया है, इनसे जुड़े हुए जवाब क्या है, और साथ में यह भी जानना है कि वो टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यूजीसी नेट के पिछले एग्जाम्स में भूगोल विषय या ज्योग्राफी विषय से पूछे गए पीवाईक्यू हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु होंगे। इंपॉर्टेंट बात कि ये भी हमने पहले चर्चा में ला रखा है कि हम इसे एक सेगमेंट वाइज लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी की। जियोमॉर्फोलॉजी मींस हम देख रहे हैं भू आकृति विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न। ठीक है, भू आकृति विज्ञान से विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों में किस तरीके के प्रश्नों को पूछा गया है, यहाँ पर विशेष रूप से हम सबसे पहले इन पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी के 2023-22 इनसे जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं वो हमने ऑलरेडी चर्चा में ला रखे हैं। आप चाहें तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनके डिस्कशन भी मिल जाएंगे, साथ में उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, चाहे वो फैक्ट के स्तर पर हो, चाहे वो कंसेप्ट के स्तर पर हो, वो भी हमने चर्चा में यहाँ रखा है। ठीक है, चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे पीवाईक्यू सीरीज में ज्योग्राफी से पूछे गए आगे के प्रश्नों को, जो कि जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड होंगे। आज का पहला प्रश्न जनवरी 2017 के यूजीसी नेट से एग्जाम से संबंधित है। प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है, पेनप्लेन शब्द का अर्थ है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है वातीय अपर्दन से निर्मित समतल सतह, ऑप्शन बी है बाढ़कृत मैदानों को जोड़ने से निर्मित समतल सतह, ऑप्शन सी है वृद्धावस्था में नदी चक्र द्वारा निर्मित समतल सतह, और ऑप्शन डी है मानवीय हस्तक्षेप में निर्मित समतल सतह। ठीक है, देखिए प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, पेनप्लेन। ठीक है, यही अगर पेनिप्लेन होता, ध्यान रखें शब्दों में अंतर की वजह से इस प्रश्न का आंसर बदल सकता है। ध्यान रखें, अगर यहां पर आपसे पूछा गया होता पेनिप्लेन समतल सतह के बारे में, ठीक है, कौन सी, आकृति विहीन समतल सतह या आकृति विहीन धरातली सतह। ठीक है, यानी एक ऐसी सतह, एक ऐसे मैदानी क्षेत्र, एक ऐसी समतल सतह की बात की जा रही है जिसमें किसी भी प्रकार के किसका निर्माण नहीं है, उच्चावचों का निर्माण नहीं है, यानी किसी भी प्रकार की आकृति नहीं है इस पर। ठीक है, और इस प्रकार की हम सतह को, समतल सतह को हम क्या कहते हैं, अमूमन मैदान कहते हैं। ठीक है, और डेविस महोदय का नाम आपने सुना होगा। अपर्दन चक्र के बारे में 1899 के आसपास उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था, भौगोलिक चक्र। ठीक है, तो जब उन्होंने भू आकृतियों का अध्ययन किया, भू आकृतियों के अध्ययन करने के क्रम में डेविस महोदय ने बताया कि नदी अपनी तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से होकर गुजरती है, और इन तीन अवस्थाओं के गुजरने के क्रम में कई प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। अंत में नदी, यानी नदी अपनी अंतिम अवस्था में जब अपर्दन के कारकों के माध्यम से अंत में अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचती है, तो एक प्रकार की आकृति विहीन समतल सतह का निर्माण होता है, जिसे डेविस ने पेनिप्लेन कहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1899 के आसपास। बाद में डेविस के अपर्दन चक्र की आलोचनाएं की गई, जिनमें कुछ वैज्ञानिक निकलकर, कुछ भूगोलवेत्ता निकलकर सामने आए, जिसमें पेंक महोदय थे। उनमें एक और वैज्ञानिक थे, या आप कह सकते हैं भूगोलवेत्ता थे, क्रिकमे। ठीक है, क्रिकमे ने इनकी आलोचना करते हुए लगभग 1933 के आसपास क्या कहा कि नदी इन अवस्थाओं से होकर तो गुजरती है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं, जैसे डेविस महोदय ने कहा कि नदी में सबसे पहले माफ कीजिए, उच्चावचों की बात करें, इस आकृतियों की बात करें, तो सबसे पहले उसका उत्थान होता है, फिर अंत में क्या होगा, अपर्दन होता जाता है। ठीक है, पेंक आते हैं, पेंक कहते हैं कि उत्थान और अपर्दन की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। क्रिकमे आते हैं, और क्रिकमे ने कहा कि जब नदी की ये अवस्थाएं गुजरती हैं, अवस्थाएं होती हैं, उसके बाद बाढ़ के माध्यम से जो एक धरातली सतह का निर्माण होता है, उसका नाम है पेनिप्लेन। यानी डेविस के पेनिप्लेन को
उन्होंने चेंज किया और डेविस के पेनिप्लेन में के सिद्धांत में थोड़ा और अपना स्पष्टीकरण दिया, और स्पष्टीकरण के बाद वे कहते हैं कि बाढ़ग्रस्त मैदानों को जोड़ने से निर्मित मैदान को पेनिप्लेन कहा जाता है। तो पेनिप्लेन शब्द किसने दिया, ध्यान रखिएगा, क्रिकमे ने, ठीक है। और यह इस शब्द का अर्थ है बाढ़ग्रस्त मैदानों को जोड़ने से निर्मित शब्द या जोड़ने से निर्मित मैदान। यदि आपसे ये पूछा जाता पेनिप्लेन शब्द का अर्थ क्या है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आंसर बदल जाता वृद्धावस्था में नदी चक्र द्वारा निर्मित समतल सतह, जिसके बारे में बात की थी डेविस महोदय ने, ठीक है। इस प्रश्न के यदि हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। जब नदियां अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचती हैं तो अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपर्दन के माध्यम से, क्षैतिज अपर्दन के साथ साथ उनके निक्षेप के माध्यम से, ठीक है, क्षैतिज अपर्दन एवं उनके निक्षेप, इन दोनों के माध्यम से अंत में एक सतह का निर्माण होता है जिन्हें पेनिप्लेन कहते हैं। और ध्यान रखिए, जब बाढ़ग्रस्त मैदान पार्श्व अपर्दन करते हैं, जब बाढ़, जहां पर मैदानों में नदी की बाढ़ आई होती है और बाढ़ों के साथ जब पार्श्व अपर्दन करके नदी आगे की ओर बढ़ती है, चौड़ी होकर आगे की ओर बढ़ती है, तो इससे निर्मित मैदान को पेनिप्लेन कहा जाता है, ठीक है। ये बात क्रिकमे ने कही थी, ये एक इंपॉर्टेंट तथ्य है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, भू अभिनति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? प्रश्न को ठीक से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है भू अभिनति का सिद्धांत। भू अभिनति को भू सन्नति के नाम से भी जानते हैं, जियोश्रिंक्लाइन के माध्यम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भू अभिनति यानी भू सन्नति। भू सन्नति क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, भू सन्नति के साथ साथ आपको ये जानना है कि इसके सिद्धांत के बारे में चर्चा किसने कही थी या किसने की थी। हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हॉल और डाना, ऑप्शन बी है ई हॉग, ऑप्शन सी है जे ए स्टीयर्स, ऑप्शन डी है जे डब्ल्यू ई वॉन्स। यह प्रश्न जनवरी 2017 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। जब बात की जाए भू सन्नति की या भू अभिनति की कि यह क्या है, तो भू अभिनति के बारे में ध्यान रखिएगा कि यह पृथ्वी पर स्थित लंबे संकरे और साथ में ध्यान क्या रखें, एक ही कटोरानुमा जो आपको संरचना दिख रही है, तो एक तो लंबे, एक तो संकरे, ऊपर से उथले जलीय भाग। तो शब्द ध्यान रखना है, लंबे, संकरे, उथले जलीय भाग। अब ये कैसे बनेंगे? ये बनते हैं दरअसल अपर्दन के विभिन्न प्रकार के अवसादों के जमाव से। तो जब यहाँ पर ऐसे अपर्दन का जमाव, अपर्दन के विभिन्न कारकों का या अवसादों का जमाव हो जाता है, तो इस प्रकार से निर्मित स्थलाकृति को, पृथ्वी पर निर्मित ये धरातलीय स्थलाकृति क्या कहलाती है? भू अभिनति या भू सन्नति कहलाती है, जिसमें निरंतर तल छटों का जमाव होता है और तल छटों के जमाव की वजह से ये क्या हो, नीचे की ओर धंस जाती है। यानी तल छटों के जमाव की वजह से इसमें धसाव भी हो जाए, तो इस प्रकार की स्थलाकृति को भू सन्नति कहा जाता है, भू अभिनति कहा जाता है। शब्द आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। भू अभिनति की सर्वप्रथम जो संकल्पना प्रस्तुत की थी, वह प्रस्तुत की थी, ध्यान रखें, आपको नाम ध्यान रखना है, शब्द ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, हॉल ने, ठीक है। यानी जब आपसे पूछा जाए कि भू अभिनति की सबसे पहले संकल्पना किसने दी थी, लगभग 1859 के आसपास, 1859 के आसपास जेम्स हॉल ने, जेम्स हॉल ने सबसे पहले भू अभिनति की संकल्पना प्रस्तुत की। फिर आगे चलकर इनके साथ मिले डाना, ठीक है, ध्यान रखें। फिर आगे जब डाना मिलते हैं तो डाना प्लस हॉल, डाना प्लस हॉल, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, आगे इनकी नामकरण की बात की। भू अभिनति, भू सन्नति, इनके नामकरण पर किसने काम किया? हॉल और डाना ने, दोनों ने मिलकर इनके नामकरण पर काम किया। अब प्रश्न बनता है, इनके सिद्धांत के बारे में किसने कहा? क्योंकि ध्यान रखिएगा, भू सन्नति के बारे में, भू सन्नति के नामकरण के बारे में और इनका एक प्रॉपर सिस्टमैटिक विवेचन करना,
विवेचना इसकी प्रस्तुत करना, इसे प्रतिपादित करना एक सिद्धांत के रूप में, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो भूसन्नति की, जियोसिंक्रोनाइज्ड की या भू अभिनति के सिद्धांत के बारे में जिस वैज्ञानिक ने एक पूरा सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ इसका प्रतिपादन किया, इसका विवेचन किया, वे थे ई हॉग। ठीक है, उनका नाम क्या था? ई हॉग। ध्यान रखें, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, इसके सिद्धांत के रूप में इसका प्रतिपादन और विवेचन ई हॉग ने किया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। आपको सभी तथ्य यहाँ मालूम होने चाहिए ताकि आप प्रश्न को आसानी से हल कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेडिमेंट निर्माण के पार्श्व समतलन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? शब्द ध्यान रखना है, पेडिमेंट, इसके निर्माण के पार्श्व समतलन सिद्धांत, इसके बारे में हमने हमारे पिछले सेशन में भी चर्चा की है। आपको यदि याद होगा तो नदियों या जलधाराएं अपने साथ पार्श्विक अपरदन करते हुए आगे की ओर बढ़ती हैं और पेडिमेंट का निर्माण करती हैं, है ना? हमने इसके बारे में पिछले सेशन में पढ़ा है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आपको बताना है पेडिमेंट निर्माण के पार्श्व समतलन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए है मैगी, ऑप्शन बी है गिलबर्ट, ऑप्शन सी है लॉस और ऑप्शन डी है डेविस। प्रश्न जनवरी 2017 में पूछा गया था। आप आंख बंद करके इस प्रश्न का सही जवाब दे सकते हैं यदि आपने पिछला सेशन पढ़ा है तो, है ना? पिछले सेशन में हमने विस्तार से चर्चा की थी गिलबर्ट के बारे में। हमने ये देखा था कि गिलबर्ट ही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसके बारे में सबसे पहले चर्चा की। पेडिमेंट निर्माण के पार्श्व समतलन सिद्धांत के बारे में सबसे पहले डिस्कशन किया, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की और कहा कि कैसे जलधाराओं के पार्श्विक अपरदन के माध्यम से, पार्श्विक क्षरण के माध्यम से आगे जाके पेडिमेंट का निर्माण होता है, पेडिमेंट जोन का निर्माण होता है ना? और ये स्थलाकृतियों के निर्माण कैसे, मतलब आगे नदियां बहती हैं या किसी भी जलधाराओं के माध्यम से जलधाराएं आगे की ओर लेके जाती हैं तो ये अवसादों को अपने साथ बहा कर लेती हैं। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, प्राथमिक, मध्य की और अंतिम अवस्था। इसके बारे में हमने चर्चा की है। जहां पर अवसाद जाकर जमा होते हैं पेडिमेंट जोन कहलाता है। पेडिमेंट के निर्माण के लिए पार्श्व संतुलन सिद्धांत के बारे में चर्चा की ऑप्शन बी गिलबर्ट ने। गिलबर्ट इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस पर हमने ऑलरेडी चर्चा की है। तो ग्रोव कार्ल, ध्यान रखें इनके नाम है ग्रोव कार्ल गिलबर्ट। ठीक है, इसे हम जी.सी. गिलबर्ट, इन्हें हम जी.सी. गिलबर्ट के नाम से भी जानते हैं। कई बार आपको मिलेगा जी.सी. गिलबर्ट, तो ध्यान रखें इनके ये नाम का ही शॉर्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो इन्होंने ही सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन है, नॉर्थ अमेरिका के रीजन का क्या किया? अध्ययन किया। अध्ययन करने के क्रम में वहां का जो भी जलीय स्ट्रक्चर था, जलीय स्ट्रक्चर के साथ साथ ध्यान रखें उस पूरे क्षेत्र में जो स्थल स्वरूप थे, है ना, इन सभी का अध्ययन किया और इन सभी के अध्ययन के फलस्वरूप उन्होंने ये बात बताई कि जो पेडिमेंट है उसका निर्माण कैसे पार्श्विक अपरदन के माध्यम से होता है। तो ध्यान रखें ऑप्शन बी गिलबर्ट इस प्रश्न का क्या है? सही जवाब है। और जब इन्होंने इन स्थल स्वरूपों का अध्ययन किया तो कई प्रकार के सिद्धांत दिए। ठीक है, जैसे ढाल का जो समांगी सिद्धांत है वो इन्होंने ही दिया, या आप कह सकते हैं समांग ढाल का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था गिलबर्ट ने ही प्रतिपादित किया था। गिलबर्ट के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो जल विभाजकों का सिद्धांत है, का नियम है, वो भी गिलबर्ट ने प्रतिपादित किया। तो ये सब इनके पीछे का जो प्रेरणा स्रोत रहा है वो ध्यान रखिए नॉर्थ अमेरिका के कई हिस्सों में इन्होंने क्या किया है? अध्ययन किया है। नॉर्थ अमेरिका के कई हिस्सों में अध्ययन के बाद इन्होंने अपने कुछ नियम, कुछ सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए हैं, एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। यानी अभिकथन ए का एक आपको रीजन दिया गया है, तर्क दिया गया है। नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। अभिकथन ए पढ़ते हैं। अभिकथन ए है, हवाई द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश है। और यहाँ पर तर्क आर है, अभिसरित प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी उद्गारों के स्थल हैं। ठीक है, आपके पास कूट दिया हुआ है ABCD 4, जिसमें कैपिटल ए, कैपिटल आर आपके प्रश्न के मुताबिक है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। जनवरी 2017 के प्रश्न पत्र में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, जब हम बात करते हैं हवाई द्वीपों की, हवाई द्वीप समूहों की, तो हम सभी जानते हैं कि ये
वो वॉल्केनो वाला क्षेत्र है। यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी, असक्रिय ज्वालामुखी, या कई बार जो ज्वालामुखी बहुत दिनों तक सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, बाद में सक्रिय हो जाते हैं, सभी प्रकार के ज्वालामुखी यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, जब अभिकथन ए के बारे में चर्चा होगी कि हवाई द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश है, तो यहाँ पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। दरअसल हवाई द्वीप समूह विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखियों का समूह है, जो सक्रिय भी हैं, कुछ ज्वालामुखी निष्क्रिय भी हैं और कुछ ज्वालामुखी सुसुप्त अवस्था में है, यानी सोए हुए हैं। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि हमेशा ऐसा ही होगा, ये कई बार सक्रिय भी हो सकते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी, हवाई ज्वालामुखियों की यदि हम बात करें तो इनकी एक खास विशेषता है, ये बहुत अधिक तेज विस्फोट के साथ उद्गार या उद्गमित नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब इन ज्वालामुखियों का उद्गार होता है तो शांत रूप में होता है। ठीक है, हवाई ज्वालामुखियों में ध्यान रखें, इनका उद्गार क्या है, शांत रूप में होता है, यानी शांत रूप से ये ज्वालामुखी उद्गारित होते हैं। ये इनकी खास विशेषता है, इनमें विस्फोट नहीं होता। और शांत प्रकार के ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, ये हवाई द्वीप ज्वालामुखी के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, एक और बात ध्यान रखना है कि इनका जो लावा होता है वह तरल होता है। लावा, इनका लावा तरल होता है, तरल होने की वजह से ये दूर तक फैल सकता है ना। जितना तरल होगा ये उतनी दूरी तक जाके क्या होगा, फैल सकता है, लुढ़क सकता है। हम सभी जानते हैं, यदि यह जल और शहद की तुलना कीजिए, आपने जल बहाया या आप एक स्थान पर जल डालते हैं, बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप शहद डालेंगे तो सिर्फ आगे जाने में क्या होगा, थोड़ी सा समय लगेगा। इसे श्यान बल, इनके बीच में क्या हो रहा है, श्यान बल कार्य करता है। शहद के अणुओं में श्यान बल, पानी में श्यान बल, श्यान घर्षण, परतों के बीच में जो घर्षण कार्य करता है उसे हम श्यान बल के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो जितना तरल होगा उतना ज्यादा फैलाव होगा। लावा यहाँ तरल होता है, हवाई ज्वालामुखियों की खास विशेषताओं में शामिल है ये दूर तक फैल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा कि इनमें गैसें पाई जाती हैं, लेकिन गैसें जो लावा से अलग होती हैं ये धीरे धीरे होती हैं। ठीक है, तो और विस्फोट भी कम ही होता है। दूसरी बात हम बात करें, दूसरा जो हमारा अभिकथन, ये तर्क दिया हुआ है, माफ कीजिए, तर्क है कि अभिसरित प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी उद्गारों के स्थल हैं। यह कथन भी सही है। अभिसरित यानी दो प्लेटों का टकराव हो रहा है, जो भारी प्लेट है उसका सबडक्शन, जो नीचे की ओर वो धंस जाएगी प्लेट। ठीक है, या नीचे की ओर भारी प्लेट नीचे की ओर होगी, यहाँ पर जाके चूंकि टेम्परेचर बहुत अधिक है ना, टेम्परेचर अधिक है, जो क्षैतिज प्लेट है जो नीचे की ओर गई, इसमें क्या होगा, यहाँ इसका गलन होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से जो ज्वालामुखी स्थितियां बनती हैं, यही लावा ऊपर की ओर आएगा और फिर ज्वालामुखी स्थितियां बनती हैं। तो अभिसरित प्लेट सीमांत की बात की जाए या अभिसरित प्लेट सीमाएं के पास ज्वालामुखी क्रियाओं की बात की जाए, तो बिल्कुल वहां पर ज्वालामुखी उद्गार स्थल होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ये जो कथन आर है, ये एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ये कहीं भी ये नहीं है कि जो अभिसरित प्लेट सीमाएं हैं, ज्वालामुखी उद्गार वहीं बस हो रहा है, बाकी क्षेत्रों में नहीं हो रहा, या जो हवाई द्वीप समूह है ये इसी रीजन में स्थित है। तो ध्यान रखें, स्पष्ट यहां से कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आर एक की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहोरोविसिक असंतता निम्नलिखित में से किनके बीच सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, ध्यान रखिए, मोहोरोविसिक असंतता लिखा है इसमें, असंतता को असंबद्धता के रूप में भी जानते हैं हम, है ना, असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी, मोहोरोविसिस डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूटीज क्या है, डिसकंटिन्यूटीज का मतलब है कि पृथ्वी की किसी एक सतह से जब दूसरी सतह में प्रवेश किया जाए तो उन दोनों में आपको डिफरेंस दिखाई देगा, अंतर दिखाई देगा, और ये अंतर जहां से शुरू होगा और उस अंतर के बारे में जिसने खोजा उसके नाम के आधार पर उस असंबद्धता का नाम रख दिया गया, डिसकंटिन्यूटी का नाम रख दिया गया। ये डिसकंटिन्यूटी क्या है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए पृथ्वी का ऊपर से हम
भीतर की ओर प्रवेश कर रहे हैं पृथ्वी के हिस्से में। ठीक है, जो पहली परत होगी पृथ्वी की, जहां पर धरातली उच्चावच पाए जाते हैं, ठीक है, पहली परत, उसे हम कहते हैं क्रस्ट, या हम उसे कहते हैं क्या, भूपर्पटी। दूसरे हिस्से को हम मेंटल कहते हैं, या इसे हम प्रावार भी कहते हैं, है ना, प्रावार। और तीसरा हिस्सा है अंतरतम हिस्सा, या हम इसे कोर कहते हैं। ठीक है, इसे भूपर्पटी लिख लीजिए। ठीक है, ध्यान रखिए, भूपर्पटी के वह हिस्सा जिससे आप भूपर्पटी से नीचे प्रावार में प्रवेश करते हैं। प्रावार भी दो हिस्सों में डिवाइड है, ऊपरी प्रावार और निचला प्रावार, ठीक है, या भीतरी प्रावार। कोर भी दो हिस्सों में डिवाइड है ना, हमने इसे पढ़ा भी है, डिटेल से समझा भी है। आउटर कोर यानी ऊपरी अंतरतम हिस्सा, या आप कह सकते हैं इनर कोर। ठीक है, इनर कोर। और जैसे ही आप पृथ्वी में ऊपर भूपर्पटी से भीतर की ओर प्रवेश करते हैं, हम सभी जानते हैं इनका घनत्व क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है ना, घनत्व में अंतर आता है। ठीक है, भूपर्पटी से जैसे आप भीतर की ओर प्रवेश कर रहे हैं, तो इनमें घनत्व में आने वाले अंतर की वजह से ही इसमें डिसकंटिन्यूटी की खोज की गई। ठीक है, तो जैसे ही आप क्रस्ट से यानी आप भूपर्पटी से प्रवेश करेंगे ऊपरी मेंटल में यानी ऊपरी प्रावार में, तो आपको पहली डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। इसे ही कहा जाता है मोह असंबद्धता। तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी मोहोरोविसिस वैज्ञानिक ने। इनके नाम पर इसका नाम रखा गया मोहोरोविसिस असंततता या असंबद्धता। ठीक है, तो इसे मोह असंबद्धता की जब बात की जाएगी तो ये किसे डिवाइड करता हुआ प्रतीत हो रहा है, कहां पर आपको दिखाई दे रहा है, किस सीमा का निर्माण कर रहा है, किन दोनों के बीच, भूपर्पटी और प्रावार के बीच, ऊपरी प्रावार के बीच, क्योंकि ये दो हिस्सों में डिवाइड है। देखिए कहां पर है, पर्पटी और ऊपरी प्रावार, ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी में है, पर्पटी और प्रावार के बीच जो आपको अंतर दिखाई दे रहा है। मोहोरोविसिस नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी 1909 में, ध्यान रखें। इस वजह से संबद्धता का नाम मोह असंबद्धता या मोहोरोविसिस असंतता है। ठीक है, असंततता, ये ध्यान रखें। ठीक है, अब जैसे ही आप, ये तो अभी आप भूपर्पटी से प्रावार की ओर प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन आपको अंतर ऊपरी प्रावार और निचले प्रावार में भी दिखाई देगा। ध्यान रखें, जो अंतर, जो असंबद्धता यहां दिखाई देगी, आपको इन दोनों मेंटल के बीच में भी असंबद्धता दिखाई देगी, और निचले मेंटल और कोर से जैसे आप अंदर की ओर प्रवेश करेंगे तो यहां भी आपको ये असंबद्धताएं दिखाई देंगी। तो जब आप ऊपरी कोर से भीतरी कोर की ओर प्रवेश करेंगे तो आपको जो असंबद्धता मिलेगी उसे कहते हैं रेप्टी असंतता या असंबद्धता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जैसे ही आप, अब ये तो आपने मेंटल में ही, ऊपरी मेंटल से आपने निचले मेंटल में आप प्रवेश कर रहे हैं। अब आप मेंटल से जब कोर में प्रवेश करेंगे तो आपको मेंटल से कोर में जाते हुए जो असंबद्धता मिलेगी उसे कहते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता या असंततता। ठीक है, ध्यान रखिए, ये आप मेंटल से कोर में प्रवेश कर रहे हैं तब आपको ये असंततता मिलेगी। अब आप कोर में, ऊपरी कोर से अंदर की कोर या अंतरतम कोर की ओर प्रवेश करेंगे तो आपको अगला मिलेगा लेहमन असंबद्धता या लेहमन असंततता। ठीक है, तो पृथ्वी में आप भूपर्पटी से अंतरतम कोर की ओर जाते हुए विभिन्न संबद्धताओं से, या माफ कीजिए, विभिन्न असंबद्धताओं से, असंतताओं से होकर गुजरेंगे। ये सभी डिसकंटिन्यूटीज विभिन्न वैज्ञानिक के खोजे जाने के नाम के आधार पर इनका नामकरण किया गया है, जो आपको सामने लिखा हुआ मिल जाएगा। अब जब हम मोहोरोविसिस की बात करेंगे तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। पर्पटी और ऊपरी प्रावार के बीच में जो असंबद्धता है, इसकी खोज की थी मोहोरोविसिस नामक वैज्ञानिक ने वर्ष 1909 में। ठीक, प्रावार की जब बात करेंगे तो प्रावार यहां से भूपर्पटी के बाद 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है प्रावार, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट तथ्य थे, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी आपके लिए, ताकि आप इन प्रश्नों को आसानी से डील कर पाए। यदि कोई और भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसे आसानी से हल कर पाए। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।